प्राइमरी एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेल की स्टडी कर रहे हैं। सेल में आज हम लोग समझेंगे, हम बहुत से नाम सुने, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, है ना। उसके बाद हम लोग समझे इंटरमीडिएट फिलामेंट। समझते हैं माइक्रोफिलामेंट है क्या? व्हाट इज माइक्रोफिलामेंट? माइक्रोफिलामेंट डिस्कवर किसने किया था, किसने देखा था? माइक्रोफिलामेंट किसने देखा, किसने देखा? तो ये देखे डी रोबर्टिस एंड पोर्टर ने। किसने देखा? डी रोबर्टिस एंड पोर्टर ने सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट देखा। माइक्रोफिलामेंट की स्टडी किसने की? लेडी वेटर एंड पोर्टर ने। स्टडी किसने किया? स्टडीड बाय लेडी वेटर एंड पोर्टर ने इसको स्टडी किया था। क्या समझने का प्रयास कर रहे थे? आखिर सेल ऑर्गेनल अपने आप को कैसे व्यवस्थित करते हैं, सेल ऑर्गेनल एक ही जगह पर कैसे रहते हैं, क्या कहीं ऐसा होता है कि सेल ऑर्गेनल्स को रीअरेंज किया जा सकता, आवश्यकता अनुसार अपनी जगह से हिलाया डुलाया जा सकता है? अभी पेन चौक यहाँ खड़ा है, यहाँ पर क्यों खड़ा है? ऊपर से हमने सपोर्ट दे रखा है, या नीचे से सपोर्ट दे रखा है, या साइड से पकड़ रखा है, यानी कहीं ना कहीं सपोर्ट जो चाहिए। तो ये समझना चाह रहे थे कि आखिर सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनल्स को कौन सपोर्ट करता है। सेल अगर अपना साइज इंप्रूव करता है तो जाहिर अपनी जगह से वो हिलेगा, कौन ऐसा करेगा? तो उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि माइक्रोफिलामेंट, इट इज माइक्रोफिलामेंट दैट सपोर्ट दे। माइक्रोफिलामेंट नाम किसने दिया? तो माइक्रोफिलामेंट नाम दिया स्टाउचर हैच ने। टर्म इसका जो नेम दिया था किसने दिया? स्टाउटर एंड हैच ने। स्टाउटर एंड हैच ने इसे नाम दिया था। क्या बताए थे? बोले कि ये 28 नैनोमीटर डायमीटर का ये हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? 28 नैनोमीटर डायमीटर का हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या? माइक्रोफिलामेंट पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कह रहा है क्या कि माइक्रोफिलामेंट की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोफिलामेंट 13 टाइप के पॉलीमराइज्ड डाइमर का बना होता है। 13 टाइप के 13 पॉलीमराइज्ड डाइमर का बना होता है। मेड अप ऑफ पॉलीमर, समझ रहे हैं ना? 13 टाइप ऑफ पॉलीमराइज्ड डाइमर्स का बना होता है। डाइमर, मोनोमर, सिंगल मॉलिक्यूल, इसमें दो मॉलिक्यूल्स होता है। 13 पॉलीमराइज्ड डाइमर। ये डाइमर किस चीज का बना होता है? तो डाइमर में पाया जाता है अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। इनके डाइमर बनते हैं और यही डाइमर आपस में जुड़कर लंबे क्या माइक्रोफिलामेंट का निर्माण करते हैं। अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये इस तरह से डाइमर बना है। एक ये हो गए अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन और ये हो गया बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, है ना? बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये डाइमर बनते चले गए इस तरह से करके ये एक लंबी सी हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाए और उसको हमने नाम दे दिया माइक्रोफिलामेंट। बहुत छोटे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे सेल के लिए खासकर, क्योंकि
आवश्यकता पड़ती है, किसी सेल ऑर्गेनल को एक जगह टिकाए रखने की आवश्यकता पड़ती है, किसी सेल ऑर्गेनल को थोड़ा लेफ्ट राइट करने की आवश्यकता पड़ती है, किसी सेल ऑर्गेनल को आगे पीछे मूव करने की। तो ये सब काम करने वाला जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? माइक्रोफिलामेंट। किसी का बना था? अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ। माइक्रोफिलामेंट अगर जो नर्व में पाए जाते हैं, नर्व सेल्स की माइक्रोफिलामेंट थे, जिन्हें कहा गया न्यूरोट्यूबुलिन। क्या? न्यूरोट्यूबुलिन क्या होते हैं? न्यूरोट्यूबुलिन होते हैं बेटा, माइक्रोफिलामेंट ऑफ नर्व फाइबर। माइक्रोफिलामेंट ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर, जैसा कि आपको पता है न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसफर करता है, न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसपोर्ट करता है, तो यही नर्व सिग्नल फाइबर जो ट्रांसपोर्टेशन कंसेप्ट लिए माइक्रोफिलामेंट का कंसेप्ट लेकर और आज हम लोग ऑप्टिक फाइबर बनाए। क्या बनाए? ऑप्टिक फाइबर। इट मीन सिग्नल जितने पतले ट्यूब से ट्रैवल करेगा उतना ही कम डिस्टर्बेंस हो। अब कहना है कि ये किसमें एब्सेंट होता है? तो ये अमीबा और स्लाइम मोल्ड में एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू। एब्सेंट इन किसमें एब्सेंट होता है? तो एब्सेंट रहता है अमीबा एंड स्लाइम मोल्ड। अमीबा एंड स्लाइम मोल्ड में ये एब्सेंट रहता है। अमीबा एंड स्लाइम मोल्ड में एब्सेंट रहता है। इसे छोड़कर बाकी सब में माइक्रोफिलामेंट पाया जाता है। अगर माइक्रोफिलामेंट नहीं हो तो सेल ऑर्गेनल अपने जगह पर कैसे रहेगा? अब आप बताइए, अब आप समझिए, हम जो स्टडी किए थे, क्या हम समझे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हम समझे थे क्या? बोलिए, गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी में हम देखे थे 3 to 6 गोल्जी बॉडी कैसे लटका हुआ रहेगा? लटका हुआ रहेगा पेंडुलम की तरह अपनी जगह पर कैसे रहेगा? अब गोल्जी बॉडी से गोल्जी वैक्यूल्स बनेगा ना, गोल्जी सिस्टर्न बनेगा, है ना? तो उससे जो वैक्यूल्स तैयार होगा वो वैक्यूल्स को मूव करना है ना, गोल्जी वेसाइकल गोल्जी बॉडी से। मान लीजिए ये गोल्जी बॉडी था और ये गोल्जी बॉडी से दोनों सिरे पर वेसाइकल्स बना, गोल्जी वेसाइकल। अब ये गोल्जी वेसाइकल्स अलग हुए, गोल्जी वेसाइकल से दूसरी की तरफ मूव किए और फ्यूज होकर गोल्जी वैक्यूल्स बना। और ये गोल्जी वैक्यूल्स हम समझ रहे थे कि मेम्ब्रेन क्यों मूव करेगा, तो गोल्जी वैक्यूल्स कैसे मूव किया? तो गोल्जी वैक्यूल्स को मूव कराने वाला स्ट्रक्चर कौन सा था? माइक्रोफिलामेंट। क्या था? माइक्रोफिलामेंट। क्लियर? अब माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में 10 to 15 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि माइक्रोट्यूब्यूल कंटेन 10 to 15 माइक्रोफिलामेंट। ठीक है? माइक्रोट्यूब्यूल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स की पतली बहुत लंबी सी नलिकाकार रचना, भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स ही है ना ऑप्टिक फाइबर की तरह। ऑप्टिक फाइबर को देख लीजिए, फिजिक्स में ऑप्टिक फाइबर का नाम सुने आप? सुने कि आज के डेट में बहुत सी टेलीकॉम कंपनियां हैं ऑप्टिक फाइबर बिछा रही हैं। ऑप्टिक फाइबर क्यों बिछा रही हैं? ताकि सिग्नल बेटर मिल सके। अब हो सकता है कि कल के दिनों में, अभी तक तो वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है, हो सकता है कि कल के दिनों में हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आ रही है ये भी ऑप्टिक फाइबर से जनरेट करे, क्योंकि इसके साथ दिक्कत थोड़ा सा यही है। और रिसर्च इसलिए चल रहा है क्योंकि ट्रांसमिशन लॉस जो हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट से लेकर के आपको कंज्यूमर तक आने में बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन लॉस होता है। इसे बचाने के लिए कोई टेक्निक की बात की गई तो मेरे ख्याल से अगर ऑप्टिक फाइबर का कंसेप्ट आ जाए, किसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, इलेक्ट्रॉन की करंट एनर्जी को किसी भी तरह से फ्री लाइट टाइप एनर्जी में बदल दिया जाए, फोटोन टाइप पैकेट्स में बदल दिया जाए तो आसान हो जाएगा। ये तो कल की बात है और मुझे लगता है कल के डेट में ऐसी पॉसिबिलिटी
होगी कि जो ऑप्टिक फाइबर से ट्रैवल करेगा। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंसेप्ट है, खैर वो तो बात की बात है, फिजिक्स की बात है। हम यहाँ बात आ गई माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट पर, तो बात से निकल गई ना। चलिए अब प्रश्न है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की फंक्शन क्या क्या है। फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स इसकी क्या फंक्शन है। तो माइक्रोट्यूब्यूल की फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, क्योंकि उसका कुछ न कुछ स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ तो वो टांग रखता, लटका रखता है, तो ये पहले मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, हल्की फल्की इंजरी से बचाता है। तो पहला माइक्रोफिलामेंट फंक्शन में प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। मैकेनिकल सपोर्ट बहुत जरूरी है भाई, सपोर्ट बहुत जरूरी है, सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता। आपके पेरेंट्स का सपोर्ट सक्सेस के लिए जरूरी है, आपके टीचर्स का सपोर्ट आपके सक्सेस के लिए जरूरी है, आपके गाइड्स हैं उनका सपोर्ट आपके लिए जरूरी है, आपके फ्रेंड्स का तो ऐसा ही सपोर्ट नहीं चाहिए ना। नेक्स्ट इसके बाद होता है फंक्शन इसका मॉर्फोजेनेसिस। क्या? मॉर्फोजेनेसिस। क्या होता है मॉर्फोजेनेसिस? क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैकेनिकल स्ट्रेस टू मूव सेल और सेल ऑर्गेनाइज। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मैकेनिकल सपोर्ट या प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैकेनिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन टू मूव सेल और सेल ऑर्गेनाइज, या आप कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेल और टिश्यू ऑर्गेनाइज। ये होता है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मीन्स ये क्या करता है? मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है सेल ऑर्गेनाइज को एक जगह से दूसरी जगह, अरे भाई साथ सकना, सेल को एडजस्ट करना, टिश्यू है एडजस्ट करेगा। अरे भाई नहीं उसकी जरूरत है, उसको वहां से वहां तक कौन लाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स। मॉर्फोजेनेसिस में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। माइक्रोजेनेसिस का मतलब सिंपल सा आप कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल और कह सकते हैं सेल। अब जैसे हार्ट बीट हो रहा है, हार्ट बीट कैसे पॉसिबल है? हार्ट बीट कैसे पॉसिबल है? या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे पॉसिबल है? या विलाई का मूवमेंट कैसे पॉसिबल है? फूड पाइप में मूवमेंट कैसे पॉसिबल है? जब तक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ना हो। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होगा? तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा मॉर्फोजेनेसिस के कारण। सेल कोई अपना जगह छोड़ेगा, दूसरा सेल लेगा, अपना जगह छोड़ेगा, अपनी जगह से हिलेगा तब ना। मूवमेंट कैसे होगा? मूवमेंट के लिए मेरा हाथ क्यों हिल रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट कैसे हो रहा है? अपनी जगह चेंज करेगा, मॉर्फोजेनेसिस। क्लियर और नॉट? थर्ड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आगे पढ़ेंगे तो थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। पूरी प्रोसेस हम लोग समझेंगे, सेल डिवीजन कैसे होता है। सेल डिवीजन में मान लीजिए इस तरह से न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर बनेगा, न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर के बाद 2 पोल्स बनेगा। अब इसमें न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर आएंगे तो न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर इसको इस तरफ खींचेगा, तो ये भी हो गया मॉर्फोजेनेसिस। इस तरह से स्पिंडल फाइबर जनरेट होगा और ये स्पिंडल फाइबर जो क्या करेगा, इसको दोनों एंड को, एक को इस तरफ खींचेगा, एक को इस तरफ खींचेगा। तो स्पिंडल फिलामेंट का फॉर्मेशन सेल डिवीजन के दौरान।
कौन करेगा? माइक्रोफिलामेंट। ये इसको हम कहेंगे जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर वास्तव में क्या है? माइक्रोफिलामेंट है। क्या है? माइक्रोफिलामेंट। इसके बाद प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। प्रोटोप्लाज्म के अंदर, सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोई सेल ऑर्गेनल यहाँ पर है, इसको यहाँ से यहाँ लाना है, कैसे खसकेगा? तो माइक्रोफिलामेंट इसको खसकाएगा। किसके द्वारा? मॉर्फोजेनेसिस के द्वारा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेन एंड प्लेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल कहां पर बनेगा? सेल वॉल कहां पर बनेगा? सेल वॉल तो ये डिटरमाइन कौन करेगा? ये तय कौन करेगा? ये तय करेगा माइक्रोफिलामेंट। कौन तय करेगा? माइक्रोफिलामेंट, है ना? कौन तय करेगा? माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट के बारे में इतना जाने, माइक्रोफिलामेंट इसे, ये क्या है? साइटोस्केलेटन का स्मॉलेस्ट अर्थ है। सेल का क्या है ये? माइक्रोफिलामेंट सेल का स्मॉलेस्ट फिलामेंट है, साइटोस्केलेटन का स्मॉलेस्ट फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मींस सेल स्केलेटन। पहले बार बार हम समझ रहे हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है बेटा। साइटोस्केलेटन एक स्केलेटल सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल अटैच रहते हैं। तो साइटोस्केलेटन को का यूनिट कह सकते हैं कि आप साइटोस्केलेटन किस चीज का बना है? तो वो किस चीज का बना होता है? माइक्रोफिलामेंट का बना। माइक्रोफिलामेंट की डायमीटर कितनी होती है? 3 to 6 नैनोमीटर और लेंथ कितना है? 7 नैनोमीटर। ये किस चीज का बना होता है? माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट की बात करें, माइक्रोफिलामेंट किस चीज का बना होता है? एक्टिन और मायोसिन का। किसी का? एक्टिन और मायोसिन का। चलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद हम अब आ रहे हैं माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं। माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं, समझते हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में। तो जाने कि माइक्रोफिलामेंट क्या है, क्या कहते हैं इसे? माइक्रोफिलामेंट या इसे कहेंगे हम लोग एक्टिन फिलामेंट। क्या कहेंगे? एक्टिन फिलामेंट। क्या कहेंगे? एक्टिन फिलामेंट। ये क्या है? माइक्रो नाम है ना, तो स्मॉलेस्ट फिलामेंट ऑफ साइक्लोस्केलेटन। साइक्लोस्केलेटन का सबसे छोटा फिलामेंट है। इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर कितना होता है? 3 to 6 नैनोमीटर और लेंथ 10 to 12 नैनोमीटर। ज्यादा लंबा नहीं होता है। 7 नैनोमीटर, 10 to 12 लेंथ लगभग 7 नैनोमीटर होता है। छोटे छोटे फिलामेंट होते हैं। माइक्रो नाम है ना ये किसी का बना होता है? मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट। किसी का बना होता है? एक्टिन। किसी का? एक्टिन एंड सम मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन। ये माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन का बना होता है। एक्टिन और मायोसिन का। एक्टिन किस में हेल्प करता है? एक्टिन एंड मायोसिन हेल्प इन मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। यानी ये थोड़ा सा सिर्फ आगे पीछे करता है। अब देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या हो रहा है? मसल सेल को जब कॉन्ट्रैक्ट करे ना, तो मसल सेल्स को ऊपर की खींच रहा है, यानी प्रेशर बन रहा है, पुल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होगा? एक्टिन और मायोसिन के कारण। अब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है एक्टिन और मायोसिन के कारण, एक्टिन और मायोसिन के कारण। ठीक है। अब इसकी फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन, तो फंक्शन इसका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूवमेंट ड्यूरिंग इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस याद है? ड्यूरिंग इंडोसाइटोसिस मूवमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
बताइए एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस क्या होता है? या जो सेल के अंदर बाय प्रोडक्ट बनते हैं उसको सेल से बाहर फेंकना क्या होता है? एंडोसाइटोसिस। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट की अगर बात करते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट की बात करते हैं तो वो मूवमेंट किसके कारण होता है? वो मूवमेंट किसके कारण होता है? तो वो मूवमेंट होगा आपको माइक्रोफिलामेंट के कारण ही। किसके कारण? माइक्रोफिलामेंट के कारण ही वो मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट के कारण। इसके साथ ही मैकेनिकल स्ट्रेस, मूवमेंट ऑफ सेल, इन सब के कारण ये माइक्रोफिलामेंट के कारण ही पॉसिबल है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन किसके कारण पॉसिबल है? माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट के कारण क्या करेगा? सेल अपना शेप चेंज कर सकता है, क्रोमोसोम मूव कर सकता है, तो ये सब माइक्रोफिलामेंट। अब बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है? जैसे हम समझे साइटोस्केलेटन में 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अभी हम समझे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के बारे में। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये 8 to 10 नैनोमीटर डायमीटर का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। 8 to 10 नैनोमीटर डायमीटर का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये किस किन चीजों का बना होता है? जैसे ये देखिए, सेल के अंदर जितने भी फिलामेंट या ट्यूब्यूल्स हैं सब प्रोटीन के ही होंगे, सब सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के होंगे और किसी चीज का नहीं। बाहर में जो देखते हैं आप लोग, वो मकड़ी का जाला देखते हैं ना, वो भी प्रोटीन फिलामेंट ही है। और आपको उसके बारे में बतला दें, स्ट्रॉन्गेस्ट फिलामेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है वो। जितने भी नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर में वो मकड़ी का जाला होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है कि हम उसका यूज करें। और जिस दिन हम लोग मकड़े के जाले को यूज करना शुरू कर दिए ना, ऐसा मकड़े के जाले पालने जाने लगेंगे। आज घर में ये जो मकड़े का जाला है बड़ा ही भद्दा सा स्वरूप दिखता है, कल के डेट में ऐसी अगर टेक्नोलॉजी आ गई बस बल्ले बल्ले हो जाएंगे। चलिए, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो ये बना होता है केराटिन। किसी का? केराटिन, देन वाइमेटिन, देन विमेटिन, क्या नाम है, विमेटिन, डिजेनिन, उसके बाद और पैक्टिन का। किसी का? केराटिन, वाइमिन, डायनिन है, डायनिन और पैक्टिन का बना होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट किस चीज में हेल्प करता है? हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ साइटोस्केलेटन। सेल के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स की जो अरेंजमेंट है उसको मेंटेन कौन करेगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसके साथ ही साथ यह माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों को भी हेल्प करेगा सेल के अंदर स्ट्रक्चर। इस तरह से आज की क्लास में हम समझे कि सेल के अंदर कैसे सेल ऑर्गेनल अपने जगह पर स्थित होते हैं, कैसे सेल ऑर्गेनल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, कैसे सेल डिवीजन होता है, कैसे ऑर्गन्स में और टिश्यू में मूवमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ और सेल के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस की, जिसमें प्रमुख होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड या अदर प्रोटीन की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद अस।
टिल योर सक्सेस, आपकी सफलता तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है।